हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 9th से अभी 10th में जाने वाले हैं। ये 5 चीजें जो मैं आपको आज बताने वाला हूं बिफोर यू स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड स्टडीज, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 चीजें आप दिमाग में रखेंगे तो आपकी 10th काफी इजी हो जाएगी और आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है माइंडसेट। आप 10th स्टैंडर्ड में अब आ गए हो। आपको 7th में, 8th में, 9th में या लाइफ में कभी भी इसके पहले कितने मार्क्स या कितने परसेंटेज आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 60 आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, 90 आए तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, लेकिन उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि आपको 10th में कितने परसेंटेज आएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनको 9th में 80% 90% आए थे, लेकिन 10th में आने के बाद उनको 45-50 आए। और काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 9th में 45-50 आए और 10th में आने के बाद 90-95 भी आए। बिकॉज ये माइंडसेट आपको बनाना है कि इसके पहले लाइफ में आपके साथ क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एम एस धोनी की फोटो यहाँ पे इसलिए डाली है बिकॉज एम एस धोनी, आप जानते हो कि झारखंड में रांची से आए थे एंड उनकी पहले 3-4 मैचेस में उनके स्कोर्स बहुत ही ज्यादा कम थे, 0, 12, 7, 3 ऐसे स्कोर्स थे। और आप जानते हैं कि क्रिकेट में स्टार्ट में इतने खराब स्कोर्स कोई करता है तो उसको चांसेस नहीं मिलते थे, लेकिन धोनी ने गिव अप नहीं किया। उनका माइंडसेट क्या था कि हर मैच वो फर्स्ट मैच के जैसे खेलेंगे एंड इन हिज 5th मैच ही स्कोर्ड 148 अगेंस्ट पाकिस्तान। वो नए प्लेयर थे और इतनी हाई प्रेशर मैच अगेंस्ट पाकिस्तान में उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो आपको भी ये माइंडसेट बनाना है कि इसके पहले के मैचेस में आपके साथ क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक नया मैच है और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे कि आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। याद रखना है, अगर आप खुद नहीं बिलीव करते ना तो दुनिया तो बिलीव नहीं करेगी। हो सकता है काफी लोगों ने जो आपके आसपास है उन्होंने मन बना लिया है कि यार ये तो सीरियस नहीं है, ये कुछ नहीं मार्क्स ला पाएगी, ये एकदम ही ध्यान नहीं देता वैसा बच्चा है, इसको तो 50-60 आ गए तो भी बहुत है। लेकिन आपको आपका माइंडसेट बनाना है कि मैं 90-95% स्कोर कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो माइंडसेट सही रखिए ताकि आपकी शुरुआत सही हो। और अगर कहीं पे भी ऐसा लगे मोटिवेशन नहीं आ रहा तो धोनी को याद करना, धोनी ने तो कर दिखाया था, आप भी कर दिखाएंगे। सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों के लिए वो है उनके दिमाग में ये बात कि उनका बेस बहुत ज्यादा वीक है। उनको 7th, 8th, 9th के कुछ टॉपिक्स नहीं आते थे या कुछ टॉपिक्स उनको अच्छे से नहीं सिखाए थे, इसीलिए वो 10th के कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये बात कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिए। 8th और 9th में जो मैथ्स था, इनफैक्ट जो 9th में मैथ्स था वो तो बहुत ही कम जगह पर 1-2 पॉइंट कहीं पे यूज हो जाए 10th में तो हो जाएंगे, वरना उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको 9th में मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगा है तो टेंशन मत लो। 9th इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर्स इन स्कूल। सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 10th उससे बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आपको 9th में नहीं आया कुछ तो 10th के मैथ्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने दिमाग में ये बात मत बना लीजिए कि अरे मेरा तो बेस वीक है, मुझसे ज्योमेट्री होगा ही नहीं, मेरा बेस वीक है, मुझे इक्वेशंस नहीं आते थे पहले भी, अब भी नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बेस वीक नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वीक है। क्योंकि आपने क्या किया था, स्कूल में 2-3 चैप्टर्स होते थे, 2-3 चैप्टर्स में से आपको पता होता था कि क्या आने वाला है। आप वो कुछ क्वेश्चंस देख लेते थे एंड देन वो देखकर आप एग्जाम में पेपर लिख कर आ जाते थे। अब 10th में प्रॉब्लम क्या आता है कि 10th में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको आने ही नहीं वाला, बिकॉज एक साथ आपको बहुत ज्यादा काम दे दिया गया। बट 9th में आपने क्या किया, आपने आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंप्रूव नहीं किया। और अभी भी 10th में आके आप इंप्रूव कर सकते हैं। भले आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 0 है, आप एबिलिटी को 100 तक ले जा सकते हैं। जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप अगर वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे ध्यान देते हैं कि नहीं। ओके, दिमाग से निकाल लेना है अभी के बेस मेरा वीक है। नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। जब आप वीडियोस देखेंगे या अगर आप स्कूल से पढ़ रहे हैं तो स्कूल में भी पढ़ लीजिए, क्लासेस में पढ़ लीजिए, ट्यूशंस में पढ़ लीजिए, या फिर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, किसी के भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। अलजेब्रा ज्योमेट्री में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अलजेब्रा की 1 या 2 नोटबुक्स आपकी एंड तक ऐसी बननी चाहिए जिसमें लाइन वाइज हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम सेट का हर एक क्वेश्चन लाइन वाइज सॉल्व किया गया। हैबिट ऐसी रखनी है कि एक पेज पे एक क्वेश्चन कर रहा है,
स्टार्टिंग के जो 1 A B C D होते हैं वो एक पेज पे 3-4 करोगे तो चलेगा, लेकिन जैसे ही अच्छे प्रॉब्लम आते हैं थोड़ी सी जगह बचती है, प्लीज मत यूज करो, एक पेज पे एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, अच्छे से इंडेक्स मेंटेन करो। ये बुक अगर कोई कंपनी को पब्लिश करनी है तो पब्लिश कर सके उतनी अच्छी बनानी है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं, नहीं करना है टाइम वेस्ट, नहीं। देखो लास्ट में या बीच में आप रिवीजन करेंगे, आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड रिवीजन करेंगे तो खुद की हैंडराइटिंग, खुद का लिखा हुआ हमेशा समझ में आएगा। हैंडराइटिंग की बात नहीं है, खुद का लिखा हुआ कौन सा पॉइंट क्यों वहां पे लिखा है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। और जब हर बार आप रिवाइज करेंगे तो वहां पे बाजू में स्केच पेन से या स्टिकी नोट्स लगा के या रेड कलर से अलग मार्क करके कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल सकती हूँ, इसका चांस है, ठीक है, या फिर ये वाला फिगर जो मुझे है वो नहीं आएगा शायद, ये मैं बनाऊंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे इतना हार्ड नहीं लगेगा। ये आप आपके नोट्स में करेंगे, आपके फ्रेंड के नोट्स जेरोक्स नहीं करने हैं, आपके क्लासेस के भी नहीं करने हैं, अगर करें तो साइड में रखो, लेकिन हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके लाइन वाइज मेंटेन करना है। कि आपको किसी ने अचानक से पूछ लिया कि 2.6 मैथ्स 1 अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं, और अगर आपको नहीं आया तो आप आपके नोट्स खुद निकाल के रेफर कर सकते हो। लाइन वाइज आपको पता है कि वो क्वेश्चन का है, ढूंढने में 50 मिनट नहीं जाएंगे, 1 मिनट में पता चल जाएगा इंडेक्स में देख के कि अच्छा है कौन से पेज नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो रहा है। और ये चीज आप लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते, आपको ये शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जब आप नेक्स्ट वीक आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे 10th की, तब से आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। हो सकता है पहले आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आए या फिर मेंटेन ना हो, बट हफ्ते में एक आध दिन आपको इसके लिए रखना है, या फिर मैं तो बोलूंगा जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तभी के तभी आपको ये नोट्स बना लेने हैं। और अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं या क्लासेस जा रहे हैं या स्कूल में लिख रहे हैं, तब ये नोट्स आप नहीं बना सकते, बिकॉज वहां पे जल्दी जल्दी में कॉपी करते करते आप गंदा कर देंगे और उतना ज्यादा हर एक पॉइंट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये नोट्स जो है ये शांति से बैठ के खुद से जब कर रहे हो तब बनाने, तो ये आपको करना ही है। बिल्कुल मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नोट्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं एंड में जब आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर एक एग्जाम के पहले, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम के पहले, आपके प्रीलिम्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, टर्म्स होंगे, हर एक एग्जाम के पहले आपको ये नोट्स सबसे ज्यादा काम आएंगे और आप मुझे याद करेंगे जब भी ये नोट्स देखेंगे, और इसके कारण आपका काम ईजी हो जाएगा। आप याद करेंगे कि यार सर ने इस पे बहुत ज्यादा टाइम दिया था, बोल बोल करके, नहीं ये आपको करना है और अच्छा है मैंने कर लिया। और अगर आपने नहीं किया तो आप रिग्रेट करेंगे, गारंटीड। आप बाकी सारी बातें मेरी मत सुनो चलेगा, लेकिन ये चीज तो आपको सुननी ही है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना है। सब लोगों ने आराम से वीडियो पॉज करके जब ये क्वेश्चन खत्म हो सोचना है और आंसर देना है। लेट्स से मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, एक रेस है 30 डेज के बाद किसके पास ज्यादा पैसे होंगे, ये रेस है, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको आज के आज 1 करोड़ रुपीस देता हूं, ठीक है, फर्स्ट डे पे, डे 1 पे। और सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं आपको डे 1 पे आज 1 रुपीस दूंगा, खाली 1 रुपीस, ठीक है। लेकिन ये 1 रुपीस डे 2 पे क्या हो जाएगा, उसका डबल, 1 का डबल 2 रुपीस। डे 3 पे ये 2 रुपीस क्या हो जाएगा, 2 का डबल 4 रुपीस, होगा सिर्फ 4 रुपीस लेकिन डबल। डे 4 पे क्या हो जाएगा, ये 4 रुपीस बन जाएगा, 4 का डबल 8 रुपीस। ऐसे कितने दिन चलेगा, 30 डेज तक चलेगा, 30 डेज की रेस है। तो अगर मैं आपको ये 2 ऑप्शन दूं तो आप क्या चूज करेंगे, आपको आज के आज 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़, ओके। और मैं आपको डे 1 पे 1 रुपीस दे रहा हूं जो डबल होता जाएगा 30 डे तक, वैसा चाहिए। चूज करके मुझे बताना है, वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ दिमाग से सोचना है 2-3 सेकंड और आंसर देना। चलो 2 आंसर कमेंट्स में। तो यहां पे इसका आंसर, अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपीस डे 1 को दिया तो डे 30 पे वो कितना होता है, और अगर आपको मैंने 1 रुपीस दिया डे 1 को, रोज वो डबल होते जा रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो वो 38 डे पे कितना होगा। अच्छे से नंबर देख लीजिए यहाँ पे, 1 करोड़ पे अगर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है ना, लेट्स से आप बैंक में डाल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं और बहुत पैसा उस पर अर्न कर रहे हैं, 18% रिटर्न मिल रहा है आपको, तो भी आपका टोटल पैसा कितना होगा, 1 करोड़ 1,44,000। लेकिन अगर आपको रोज 1 रुपया मिला और वो डबल होते गया तो 38 डे पे वो बन जाएगा 53 करोड़ 68 लाख। ये सिर्फ 1 करोड़ रह गया, ये 53 करोड़ बन गया। आपको दिख रहा है कंसिस्टेंटली अगर आप कोई चीज करते रहोगे तो वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। स्टार्ट में वो भले बहुत छोटी लगे, इससे कंपेयर करोगे तो ये सिर्फ 1 रुपीस है, ये 1 करोड़ रुपीस है, लेकिन 38 डे पे ये
1 करोड़ तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ ही रह रहा है, लेकिन ये 1 रुपीज बन जा रहा है 53 करोड़। तो आपको भी आपके जो एफर्ट्स है ये डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली देने हैं। मैं नहीं बोल रहा कि रोज डबल पढ़ो, कि आज 2 घंटा पढ़ा कल 4 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली एटलीस्ट उतना तो पढ़ो जितना कल पढ़ा था। ठीक है, तो आपने क्या आंसर दिया? पहले 1 करोड़ रुपया चाहिए ये दिया था कि 1 रुपया चाहिए जो रोज डबल होना चाहिए। कमेंट्स में बताओ कि क्या आंसर दिया और कैसे सोच के दिया है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको एक और रूल बनाना है जो आपको पूरे साल फॉलो करना है। क्या है वो रूल? रूल ये है कि आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज पढ़ाई नहीं करी ऐसा चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो लेट्स से आपने फर्स्ट को पढ़ाई करी है, सेकंड को भी अच्छी खासी स्टडीज हो गई, थर्ड को भी हो गई, फोर्थ आपने छुट्टी ले ली सोच के कि संडे, कुछ नहीं पढ़ा पूरे दिन। फिफ्थ भी आपने ऐसा सोचा कि मैं छुट्टी ले लेता हूं, बट ऐसा नहीं चलेगा। 2 क्रॉस कंसेक्यूटिव आने ही नहीं चाहिए एक के बाद, तो 1 क्रॉस अलाउड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्रॉस अलाउड नहीं है। फिर 6th करी, 7th करी, 8th करी, 9th को फिर से नहीं पढ़ा, चलो ठीक है। 10th किया, 11th किया, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 को नहीं किया, चलेगा। फिर 22 को नहीं किया, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 बार कंटिन्यूस क्रॉस नहीं होना चाहिए कि आपने मेहनत नहीं करी। प्लस पूरे महीने में 4 से ज्यादा क्रॉस नहीं होने चाहिए। 4 छुट्टी यार हो ही जाएगी, आप थक जाओगे। हो सकता है क्लासेस का होमवर्क इसलिए आपकी खुद की पढ़ाई नहीं हुई है, ट्यूशंस में सर ने होमवर्क दिया हुआ है या टीचर ने होमवर्क दिया है, या फिर आपको कोई इवेंट अटेंड करना है, तो ये 4 छुट्टी आपको अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। 4 मैक्सिमम है। 1 लोगे तो अच्छा है, 2 लोगे तो भी अच्छा ही है, बट मैक्सिमम 4, 5 नहीं लेना। ठीक है, तो पूरे साल आपको ये फॉलो करना है ताकि आपकी धीरे धीरे जो फाउंडेशन है वो बढ़ती जाए और आप आगे बढ़ते जाए। आप ऐसा सोच रहे ना कि मैं फर्स्ट से लेके 10th तक कुछ नहीं पढ़ूंगा, 11th से मैं शुरू करूंगा और बहुत पढ़ाई करूंगा, ठीक है, और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको शुरू थोड़े से ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई नया आदमी आके 11th को पढ़ने वाला है ना, वही बंदा या वही बंदी जिसने फर्स्ट को पढ़ाई नहीं करी थी, सेकंड को नहीं करी, थर्ड को नहीं करी, पूरे हफ्ते नहीं करी, वही 11th को आ रहा है। आपको क्या लगता है कि 11th को आप पढ़ने बैठ जाएंगे और 11th को बैठे तो 12, 13, 14, 15 भी करेंगे? रोज थोड़ा थोड़ा आपको करना है ताकि कंसिस्टेंटली आप ये जैसे पैसे बढ़ रहे हैं ना, वैसे आपका भी जो नॉलेज है वो बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत सारा पढ़ेंगे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको दिख रहा है कि जीतेगा कौन? जो रोज थोड़ा 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 आगे बढ़ते जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज। आज तक आपको 7th में अगर कम मार्क्स आए तो 8th आप सेम स्कूल में जाने वाले हो, 8th में कम मार्क्स आए तो भी 9th आप सेम स्कूल में आने वाले हो, 9th में कम मार्क्स आए 10th आप सेम स्कूल में करने वाले हो। लेकिन 10th में कम मार्क्स आए तो आप 11th में अच्छी कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, क्राउड अच्छा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे सही होगा, और आप ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रैग भी कर पाओगे कि अरे मैं तो ये कॉलेज में जाता हूँ या मैं ये कॉलेज में जाती हूँ। ठीक है, तो कॉलेज सही चाहिए तो उसके लिए मार्क्स लाने पड़ेंगे, और मैं आपको ये बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं मिला चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा सॉर्टेड होगी, क्योंकि 11th 12th जो ईयर है वो वापस नहीं आता। ठीक है, ये साल में 11th में बहुत मजे होते हैं और अच्छी कॉलेज में रहेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्राउड सही होगा, लोग सही होंगे, फ्रेंड सही बनेंगे, लोकेशन सही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, सब कुछ सही होगा। नहीं तो ऐसे होगा कि 4 माले की कोई स्कूल है, उसके 5वें माले पे आपको 11th और 12th अटेंड करना पड़ रहा है बिकॉज और कहीं पे आपको एडमिशन नहीं मिला। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आपके मन में रिग्रेट हो जाएगा कि आपके फ्रेंड्स तो बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जा रहे हैं, आपके कॉलेज में तो सिर्फ 2-3 क्लासरूम है, बस वैसा ही। ओके, तो आपको अगर अच्छी कॉलेज में जाना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जो मेहनत अब आप करोगे ना, जब आप 11th में सही कॉलेज में जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि अरे यार योगेश सर सही बोल रहे थे, अच्छी कॉलेज में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुझे इतना मजा नहीं आता। तो वो मजा करने के लिए अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो 5 चीजें क्या हैं जो आपको करनी है? पहला तो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। 7th 8th 9th में क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नई शुरुआत है, आप अभी भी 90-95% स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, बेस वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपका बेस वीक है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये 10th में बहुत कम चीजें हैं जो पहले की यूज होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्लस माइनस भी नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवीजन नहीं आता तो चल जाएगा, नहीं, वो बेसिक चीजें आनी चाहिए। बट जो टॉपिक वाइज चीजें थी कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपको वो अच्छे से याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, नोट्स लाइन वाइज, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम सेट का हर एक क्वेश्चन लाइन वाइज आपके बुक में सॉल्व करना
पड़ेगा आपको। अलजेब्रा की अलग बुक होगी, ज्योमेट्री की अलग बुक होगी, हो सकता है आपको 2-3 बुक बनानी पड़े और एक पेज पे एक ही प्रॉब्लम करना है, और ये आपकी एक अलग सोल्यूशन बुक होगी खुद की हैंडराइटिंग में। इसमें आप पोस्ट-इट यूज करना, अलग अलग कलर के पेन्स यूज करके लिखना कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। बहुत ज्यादा रंगोली मत बनाना, ठीक है, ये आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, आपके लिए करना है, और ये बुक आपको बहुत यूज करनी है। फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालने हैं। याद रखना है कि 2 बार कंटिन्यूअस ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी। एक दिन नहीं करी चलो ठीक है, बट सेकेंड डे आपको पढ़ाई करनी ही है, और पूरे महीने में ऐसे नहीं पढ़ाई करने वाले दिन मैक्सिमम 4 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि जीना छोड़ दो, आपको मजे भी करने हैं, लेकिन रोज पढ़ाई तो करनी है। और जो आप क्लासेस ट्यूशन जा रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं है, ये तो आप सीख रहे हो। पढ़ाई वो होती है जब आप अपने आप से आराम से चुपचाप बैठ के कुछ सॉल्व कर। एंड फिफ्थ इज गुड कॉलेज। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे कॉलेज में जाने मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपको ब्रैगिंग राइट्स मिलेंगे, आपको फ्रेंड्स अच्छे मिलेंगे, और लाइफ एकदम सही होगी, मजा आएगा, ठीक है। या फिर आपका चॉइस है, आपको ऐसा चाहिए कि कोई 2-3 रूम वाले कॉलेज में जाना है, जा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो पढ़ने के लिए ही जा रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मजे भी करना है, तो अच्छी कॉलेज में जाना है, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत सही बन जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये 5 चीजें समझ में आ जाए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ये चैनल पे जो नए वीडियोस आए उसका अपडेट मिलता रहे। आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ये चैनल पे लाइन वाइज सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होंगे, प्लस आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिलेंगे। ओके, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।